हेलो और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम किताबों से बाहर निकलकर भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को एक आम नागरिक के नजरिए से समझने वाले हैं। इसे हम एक प्रैक्टिकल और एक्शनेबल गाइड में बदलेंगे, क्योंकि सच मानिए ये सिर्फ कानून की भारी भरकम किताबें नहीं हैं, ये हमारे और आपके रोजमर्रा के जीवन का सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इन अधिकारों का बिल्कुल सही और पूरा इस्तेमाल करने के लिए हमने एक 5 कदम का फ्रेमवर्क तैयार किया है। हम इनकी नींव से शुरुआत करेंगे, फिर समझेंगे कि आखिर स्टेट या राज्य क्या होता है, सामाजिक समानता को कैसे लागू किया जाए, अपनी बुनियादी आज़ादी का उपयोग कैसे हो और सबसे ज़रूरी, इन्हें कानूनी रूप से कैसे इन्फोर्स किया जाए। ये प्रोसीजरल एक्शन प्लान आपको बिल्कुल साफ तौर पर बताएगा कि एक आम नागरिक अपनी संवैधानिक सुरक्षाओं के साथ सचमुच में कैसे जुड़ता है। ये बस एब्स्ट्रैक्ट किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी में इनका उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया है। तो चलिए सीधे पहले कदम पर आते हैं। कदम 1, नींव को समझें। सबसे पहले हमें इन अधिकारों की ऐतिहासिक अहमियत को समझना होगा। इन्हें अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इनका बेसिक आइडिया यूएसए के संविधान से बहुत ज्यादा प्रभावित है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बुनियाद कोई रातों रात बनकर तैयार नहीं हुई थी। इसके पीछे बरसों का संघर्ष है। इनकी मांग तो 1895 में ही बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू कर दी थी। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने इसका प्रस्ताव रखा और उसके बाद 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, इसकी पुरजोर मांग की गई। इन्हीं खास ऐतिहासिक कदमों ने इसकी असली नींव रखी थी, जिसे बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फॉर्मल रूप दिया। आज का हमारा ये ब्लूप्रिंट 6 मूल श्रेणियों में बंटा हुआ है। दरअसल शुरू में यह संख्या 7 थी, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब बची हुई इन 6 श्रेणियों में शामिल हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति, और सबसे अहम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आते हैं दूसरे कदम पर, लक्ष्य या टारगेट पहचानें। किसी भी नागरिक को यह पता होना ही चाहिए कि आखिर ये अधिकार किसके खिलाफ एनफोर्स किए जा सकते हैं। संविधान इस लक्ष्य को राज्य या स्टेट कहता है, पर यह स्टेट आखिर है क्या? आर्टिकल 12 स्टेट शब्द की बिल्कुल सटीक परिभाषा देता है। इसमें पार्लियामेंट, सरकारी विभाग, स्टेट लेजिस्लेचर्स, लोकल अथॉरिटीज और यहां तक कि एलआईसी जैसी सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। लेकिन एक बहुत ही हैरानी की बात बताऊं, बीसीसीआई या एनसीईआरटी जैसी बड़ी संस्थाएं इस परिभाषा के अंतर्गत स्टेट नहीं मानी जाती हैं। है ना अजीब? पर कानूनी कार्यवाही के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं तीसरे कदम की तरफ, सामाजिक समानता यानी सोशल इक्वालिटी लागू करें। ये हिस्सा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक फैला हुआ है और इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके हम समाज में समानता सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14 को देखते हैं। ये दरअसल 2 अलग-अलग कानूनी विचारधाराओं का एक बेहतरीन मिश्रण है। एक तरफ है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसका मतलब है कानून की नज़र में सब एक समान है, और दूसरी तरफ है अमेरिकन कॉन्सेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इन दोनों का मूल मकसद और सबसे बड़ी टेकअवे यही है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 15 रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। इसका मूल सिद्धांत है कि किसी भी पब्लिक जगह पर धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कानूनी मैकेनिज्म कितना शक्तिशाली है, इसका सीधा और बहुत बड़ा उदाहरण हमने 2018 के सबरीमाला मंदिर केस में देखा था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश को इसी अधिकार के तहत सुनिश्चित किया। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 16 की ओर, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी नौकरियों में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। इसी अनुच्छेद ने उन ऐतिहासिक प्रशासनिक कदमों की नींव रखी थी जिन्हें हम काका कलेलकर और मंडल कमीशन की सिफारिशों के रूप में जानते हैं, जिसके तहत रिजर्वेशंस का कानूनी ढांचा तैयार किया गया था। यह तीसरा कदम पुरानी सामाजिक ऊंच नीच को भी पूरी तरह से खत्म करता है। कैसे? आर्टिकल 17 छुआछूत को पूरी तरह से अबॉलिश करके एक दंडनीय अपराध बनाता है, और आर्टिकल 18 राजा महाराजाओं वाली पुरानी उपाधियों या टाइटल्स को समाप्त करता है। हालांकि सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियां इसमें शामिल नहीं हैं। और हां, भारत रत्न जैसे पुरस्कार भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि पुरस्कार और उपाधि में फर्क होता है। अब आता है हमारा चौथा कदम, बुनियादी स्वतंत्रता का उपयोग। समानता से आगे बढ़कर अब हम लिबर्टी पर फोकस करेंगे।
आर्टिकल 19 ये तय करता है कि एक आम नागरिक अपनी रोजमर्रा की आज़ादी का उपयोग कैसे करता है। सच कहूं तो आर्टिकल 19 एक बेहद प्रैक्टिकल और आधुनिक हिस्सा है। ये सिर्फ बोलने की आज़ादी तक सीमित नहीं है। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट एक्सेस करने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार और पीयूसीएल केस के मुताबिक फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध सुरक्षा, ये सब इसी के अंदर आते हैं। ये सच में हमारे सबसे बड़े और मॉडर्न हथियार हैं। लेकिन रुकिए, ध्यान रखने वाली मूल बात यह है कि ये आज़ादियां एब्सोल्यूट यानी असीमित बिल्कुल नहीं हैं। इनके अपने बाउंड्रीज हैं। उदाहरण के लिए आपका प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होना चाहिए, या फिर सेंसिटिव ट्राइबल या SC/ST एरियाज में बसने पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। और ये सब इसलिए है ताकि देश की अखंडता और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखा जा सके। और अब पांचवा और सबसे आखिरी कदम, अधिकारों को लागू करें। देखिए, एक अधिकार तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक कि आप उसे कोर्ट में लीगली इन्फोर्स न करवा सकें। यहाँ पर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 किसी मजबूत सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। इनका फायदा यह है कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आपको निचली अदालतों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 13 में मौजूद डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी नया या पुराना कानून इन मूल अधिकारों पर हावी नहीं हो सकता। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की मजबूती तो देखिए। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जब राष्ट्रपति ज्यादातर मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं, तब भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 बिल्कुल अनटचेबल रहते हैं। किसी भी स्थिति में एक नागरिक के बेसिक लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। ये सच में अमेजिंग है। तो ये सब जानने के बाद इस एक्शन प्लान का एक सबसे बड़ा और अल्टीमेट टेस्ट सामने आता है। क्या विधान पालिका यानी पार्लियामेंट एक नया कानून पास करके संविधान को पूरी तरह बदल सकती है और इन अधिकारों को हमेशा के लिए मिटा सकती है? सोचिए इस बारे में। इस बड़े सवाल का जवाब गोलकनाथ और केशवानंदा भारती जैसे एपिक लीगल बैटल्स से निकलकर सामने आया। 1973 के केशवानंदा भारती केस ने एक लैंडमार्क रूल तय किया, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पार्लियामेंट संविधान में बदलाव जरूर कर सकती है, लेकिन वो इन मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी नष्ट नहीं कर सकती। इस 5 कदम के स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान को समझने के बाद अंत में एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है। अगर संविधान हमें ऐसी अद्भुत और एब्सोल्यूट सुरक्षा प्रदान करता है, तो क्यों आज भी बहुत से लोग इन कानूनी हथियारों का सही उपयोग करने में पीछे रह जाते हैं? क्या ये शक्तिशाली अस्त्र सिर्फ किताबों में धूल खा रहे हैं, या हम वास्तव में इनका उपयोग करके इस देश को बेहतर आकार दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।